नमस्कार दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइवेट लीज बाय अ भूमिदार और व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ लीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सोलर पावर प्लांट। तो सौर ऊर्जा का जो प्लांट होता है उसके रिस्पेक्ट में आप कैसे आप जो है लीज ग्रांट करते हैं या फिर आपका प्राइवेट लीज का पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना होगा, लेट्स जस्ट सी। और नेक्स्ट इसमें है व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉट बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 विद रिस्पेक्ट टू लीज। ठीक है, ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। तो जो यूपी एक्ट नंबर 7 है 2019 का, वो सब्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 94 और 95 ऑफ द कोड से। और जो अमेंडमेंट आपका ब्रॉट आउट किया गया है द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट लीज का बाय भूमिदार, तो इसमें मोर इम्पोर्टेंटली इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजन रिलेटेड टू लीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सोलर पावर प्लांट। सेक्शन 94 ऑफ द कोड लेज डाउन प्रोविजन रिलेटिंग टू प्राइवेट लीज बाय अ भूमिदार। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब जो है यूपी का जो एक्ट नंबर 7 था 2019 का, उसने जो है सेक्शन 94 और 95 को सब्स्टिट्यूट किया कोड के। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि ये अमेंडमेंट जो है इसने प्राइवेट लीज के कॉन्सेप्ट को आपका ब्रॉड किया, यानी कि प्राइवेट लीज के कॉन्सेप्ट को इसमें लाया गया। उसके बाद इट हैज़ इंट्रोड्यूस द प्रोविज़न रिलेटेड टू लीज। तो इन्होंने क्या किया कि प्रोविज़न रिलेटेड टू लीज भी आपका जो है इंट्रोड्यूस किए, पट्टे से रिलेटेड जो भी आपके प्रोविजंस थे। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सोलर पावर प्लांट, जो सौर ऊर्जा प्लांट थे उससे रिलेटेड। तो सेक्शन 94 ऑफ द कोड लेज डाउन करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू प्राइवेट लीज बाय द भूमिदार, यानी कि भूमिदार के द्वारा प्राइवेट लीज आपका कैसे दी जा सकती है, उससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपके सेक्शन 94 में आपके दे रखे हैं भैया। तो आपका मीनिंग देखते हैं क्या है, प्राइवेट लीज का मीनिंग क्या होता है। तो प्राइवेट लीज बाय अ भूमिदार मीन्स, पहले मैं पढ़ रहा हूँ इसको फिर मैं आपको समझा दूंगा। प्राइवेट लीज बाय अ भूमिदार मीन्स a contract based on an agreement with mutually agreed terms and conditions between a lessor, who may be a bhumidar, and the lessee, who wishes to undertake agriculture activities to set up a solar energy plant. ठीक, by way of this contract the lessor grants permission to the lessee to use the land or holding or any part thereof for agriculture purposes or for establishment of solar energy plant against a consideration in cash or a kind or share of a produce payable to the lessor as per the lease agreement। तो आपका इसका अर्थ समझाता हूँ मैं आपको। तो जो कोई भी आपका निजी लीज जो होती है, आपका जो प्राइवेट लीज होती है, उसके मतलब ये होता है कि मतलब किसी भूमिधार ने निजी लीज का मतलब ये है कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीमेंट किया है जिसपे कि क्या कहते हैं लेसर और लेसी म्यूचुअली एग्रीड हुए हैं कोई भी टर्म एंड कंडीशंस पे। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किस चीज़ में आपका जो है वो हुए हैं एग्री। तो उसमें क्या होता है कि भूमिदार और जो लेसी है वो कहते हैं कि हम जो है या तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ चलाएंगे या फिर आपका एक सोलर एनर्जी प्लांट आपका जो है सेटअप करेंगे। इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके हिसाब से जो है लेसर परमिशन ग्रांट कर देता है लेसी को कि आप जो है इस लैंड का यूज़ कीजिए, इस होल्डिंग का यूज़ कीजिए या इसके कोई भी पार्ट का यूज़ कीजिए, ईदर टू फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, या तो आप कृषि कार्यों के लिए या फिर आप जो है सौर ऊर्जा प्लांट के स्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, उन्हें कंसिडरेशन मिली जाती है भैया। उसके बदले रुपया तो देगा, फ्री में तो नहीं देगा, अपनी होल्डिंग को होल्ड करेगा। तो कंसिडरेशन क्या होती है आपकी, कैश में भी हो सकती है और अ काइंड, और कैश की तरीके की कोई भी चीज़ हो सकती है उस प्रकार जो कि आपका कंसिडरेशन के काइंड की हो, यानी कि वो संतुष्ट होना चाहिए जो लेसर है। उसके बाद अ शेयर ऑफ प्रोड्यूस, मान लो कोई आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो उसमें आप शेयर निश्चित कर दो कितना शेयर। ठीक है, अब पेबल टू द लेसर एज पर द लीज एग्रीमेंट, जैसा भी आपने लीज एग्रीमेंट में एग्री किया है उसी हिसाब से पेबल किया जाएगा, यानी उसी हिसाब से पे योग्य है, भुगतान योग्य है। सही है, तो अब आपका सेक्शन 91 94 का
क्लॉज 1 प्रोवाइड कराता है कि भूमिदार में लीज आउट हिज होल्डिंग और एनी पार्ट टू, किस किस को आप लीज आउट कर सकते हैं, एनी पर्सन किसी व्यक्ति को, फर्म किसी फर्म को, कंपनी किसी भी कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म किसी भी साझेदारी फर्म्स को, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ये देखो नया इंट्रोड्यूस हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। और ट्रस्ट, ट्रस्ट तो आपका पता है न्यास होता है। सोसाइटी किसी भी समाज को, अब जो कि कॉरपोरेटिव सोसाइटी ऑब्वियसली उसमें रजिस्टर्ड होगी। और एनी अदर लीगल एंटिटी, ठीक है, कोई भी आपका जो है वैदिक निकाय हो सकता है, कोई भी विधिक निकाय हो सकता है आपका, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो वो, या फिर सेटिंग अप ऑफ और वो सोलर एनर्जी प्लांट, सौर ऊर्जा से रिलेटेड कोई लीगल आपका एंटिटी हो उसे। अब मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीज कितना हो सकता है वो देख लेते हैं हम। तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्राइवेट लीज जो भूमिदार का है वो 15 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर वो आपका जो है सोलर एनर्जी प्लांट के लिए है तो वो मैक्सिमम पीरियड 30 ईयर्स तक हो सकता है, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट लीज पीरियड जब आपका एक्सपायरी हो जाता है तो इस जो ड्यूरेशन ऑफ लीज को है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द लेसर एंड लेसी। तो उनकी म्यूचुअल कंसेंट को देखते हुए उसको जो है क्या कहते हैं फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। अब मोड ऑफ लीज क्या होता है, तो सेक्शन 95 आपका प्रोवाइड कराता है कि प्राइवेट लीज बाय भूमिदार फॉर अ सिंगल क्रॉप फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर मे बी ईदर ओरल, या तो ओरल हो सकती है, मौखिक हो सकती है, या फिर लिखित हो सकती है। और जो लीज एग्रीमेंट है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर शैल बी मेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ओनली, तो उसको जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से बनाया जाएगा, ठीक। उसके बाद डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू टर्मिनेशन ऑफ प्राइवेट लीज बाय अ भूमिदार, और व्हेन कैन प्राइवेट लीज बी टर्मिनेटेड बाय भूमिदार। तो ये कह रहा है कि जो प्रोविजन रिलेटेड टू टर्मिनेशन ऑफ प्राइवेट लीज बाय भूमिदार, या फिर प्राइवेट लीज कब आपका टर्मिनेट की जा सकती है भूमिदार के द्वारा, तो ये हम देख लेते हैं। तो 95 का क्लॉज 6 बताता है कि प्राइवेट लीज जो भूमिदार है वो ऐसे ऐसे टर्मिनेट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो कब कब ख़त्म कर सकता है, देखो जैसे कि आपका टीपीएम में आपने पढ़ा होगा लीज का जो टर्मिनेशन था उसी प्रकार से सारी यही है सेम। एफ्लक्स ऑफ टाइम, मान लो टाइम आपका एक्सपायर हो गया है जो कि आपका लीज में मेंशन था, तो और क्या कहते हैं तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। और ऐसे टाइम को आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ एक्सटेंड भी कर सकते हो। उसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन अमाउंट आपका एग्रीमेंट में मेंशन है वो आपने पे ना करी हो तो भैया आपका टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट, ठीक है, या एनुअल लीज रेंट हो तो उस केस में जो है आपका जो है लीज टर्मिनेट की जा सकती है इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ठीक है। और जब आप जब लीज को इसको एक्सपायर कर जिसको टर्मिनेट कर रहे हो तो यू मस्ट गिव नोटिस इन राइटिंग बिफोर, ठीक है। टर्मिनेट करने से पहले आप जो है नोटिस इन राइटिंग ज़रूर सर्व कीजिए दूसरी पार्टी को। उसके बाद टर्मिनेशन बाय लेसर, लेसर चाहे जो बंदा लीज करता है ना वो होता है लेसर, वो चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है। अगर कोई प्राइवेट लीज आपका प्रपोज की गई है टर्मिनेट करने के लिए प्री मेच्योरली लेसर के द्वारा, तो जो लेसी है आपका, ठीक है, जिसको दी गई है पट्टे पे ज़मीन, वो इंटाइटल होगा कि वो किसी भी आपका मशीनरी के स्ट्रक्चर्स को आपका रिमूव कर सकता है, ठीक है, जो कि आपके क्रिएट किए गए थे या इंस्टॉल्ड किए गए थे लेसी के द्वारा, ठीक, उस लीज्ड लैंड पर, उस भूमि पर, ठीक है। तो लेसी वुड ऑल्सो भी इंटाइटल टू रिकवर, तो लेसी जो है आपका जो भी जिसको पट्टा दिया गया है तो वो रिकवर कर सकता है कंपनसेशन जो भी आपका ऐसे कि प्राइवेट लीज एग्रीमेंट में आपका जो है ले डाउन की गई है, तो उसमें आपका जो है आप कर सकते हो। उसके बाद टर्मिनेशन बाय लेसी, लेसी कैसे टर्मिनेट कर सकता है, तो अगर कोई प्राइवेट लीज है, ठीक है, वो लेसी के द्वारा टर्मिनेट की जाती है प्रीमेच्योरली, ठीक है। और अगर वो सरेंडर करता है लैंड तो जो वो होगा ही शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव एटलीस्ट 6 मंथ नोटिस, तो कम से कम उसे 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा लेसर को, कि 6 महीने के लेसर को नोटिस देने के बाद ही आप जो है
प्राइवेट लीज को आप टर्मिनेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो व्यक्ति जो है ही विल ऑल्सो बी लायबल टू पे द एनुअल रेंट, तो वो जो है वार्षिक जो आपका रेंट है वो भी आपका जो है उसे पे करने के लिए आपका लायबल होगा फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईयर, जो बची हुई साल है उसमें। इन एडिशन टू कंपनसेशन, किसके रेफरेंस में, जो आपने कंपनसेशन दी है उसके एडिशन में, एज एग्रीड इन द प्राइवेट लीज एग्रीमेंट, जैसा कि आपका प्राइवेट लीज एग्रीमेंट में आपका सहमति बनी हुई है। उसके बाद इजेक्टमेंट, बेदखली क्या होती है। इफ़ आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ प्राइवेट लीज बाय भूमिदार, ठीक है, जब हम भूमिदार जो है एक्सपायर मतलब आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ प्राइवेट लीज मान लो उसका टाइम ओवर हो गया है, ठीक है, तो और लेसी जो है पीसफुल पोजीशन नहीं देता, मान लो शांतिपूर्वक पोजीशन नहीं दे रहा, हम कह रहे हैं भैया दे दो, तो अब भैया जो है डिनाई कर रहे हैं, जबकि टाइटल हमारा है लेकिन भैया डिनाई कर रहे हैं, तो भैया शांतिपूर्वक बात ना बन पा रही है, तो उस केस में भैया आप बेदखली के लिए जो है तो आप जो है बेदखली के लिए क्या कर, लेसी को पहली बात तो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट माना जाएगा। अनऑथराइज मतलब आपकी कोई अधिकारिता है नहीं, ठीक है, अनधिकारिता में आप जो है लीज को वो लैंड को आप ऑक्यूपाई किए हुए हो, तो आपको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको बेदखल कर दिया जाएगा ज़मीन से। तो ये इजेक्टमेंट का है आपका। उसके बाद पीनल रेंट और डैमेजेस, ठीक है, मतलब चार्ज के रूप में आप रेंट भी ले सकते हैं या डैमेजेस भी ले सकते हैं। पीनल रेंट होता है वही पेनाल्टी, ठीक है। तो लेसी विल ऑल्सो बी लायबल टू पे पीनल रेंट और डैमेजेस टू द लेसर फॉर अ पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन एज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट लीज एग्रीमेंट, ठीक है। तो किसके लिए, जो आपका अनऑथराइज्ड, आपका जो अनअधिकारिता वाला आपका ऑक्यूपेंसी है उस टाइम पीरियड के लिए ओनली, देन यू शुड बी लायबल टू पे द पीनल रेंट, यानी कि आप जो है जो दंड वाला जो रेंट है आप पे करेंगे या फिर इधर यू वुड पे द डैमेजेस टू द पार्टी। और 7 है आपका टर्मिनेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो आप जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा भी टर्मिनेट कर सकते हैं। दोनों पार्टी आप जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंच के आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो। तो ये आपका जो है यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाउ आर द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट लीज बी रिजॉल्व, ठीक है, कैसे जो है प्राइवेट लीज से आपके जो डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं उनको कैसे रिजॉल्व करा जाए, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, वो देखते हैं हम। तो रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, जो आपके विवाद जो आपके हो रहे हैं अराइज प्राइवेट लीज से, उनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है वो 95 क्लॉज 7 में आपका दे रखा है। ये प्रोवाइड कराता है कि इन इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, देखो कोई भी आपका विवाद है उस केस में क्या होगा, द लेसी, जो आपका लेसी या लेसर है, वो सभी एफर्ट बनाएगा, ठीक है, टू अमिकेबली रिजॉल्व एंड सेटल द डिस्प्यूट, यानी कि मित्रता पूर्वक आप जो है रिजॉल्व कीजिए या फिर जो है डिस्प्यूट को आप सेटल कीजिए। दे कैन ऑल्सो टेक असिस्टेंट ऑफ थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर, तो वो क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी यानी कि जो तीसरी पार्टी आर्बिट्रेटर है, यानी कि देखो दो पार्टी होती हैं, तीसरा ही बंदा तो आर्बिट्रेटर के रूप में आता नहीं आता है, तो आप उसकी सहायता भी ले सकते हो, ग्राम पंचायत की सहायता ले सकते हो या विलेज रेवेन्यू कमेटी की आप जो है सहायता ले सकते हो। इफ़ द डिस्प्यूट इज़ नॉट सेटल थ्रू, अगर डिस्प्यूट आपका विवाद सेटल नहीं किया गया है थ्रू द अबव मेंशन्ड मैकेनिज्म, जो कि आपका ऊपर मैकेनिज्म दे रखा है उसके हिसाब से, देन ईदर पार्टी, तो कोई भी पार्टी मे फाइल अ पिटीशन, तो वो पिटीशन फाइल कर सकती है बिफोर दी सब डिविजनल ऑफिसर, तो सब डिविजनल ऑफिसर के सामने भैया वो जो है फाइल कर सकती है। तो आपका जो सब डिविजनल ऑफिसर होगा सेल एडजुडिकेट द डिस्प्यूट, वो क्या करेगा, जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो एडजुडिकेट करेगा डिस्प्यूट को, ठीक, यूजिंग समरी प्रोसीजर, ठीक है, जो समरी प्रोसीजर आपका जो है उसको यूज़ करते हुए, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो प्रोसीजर आपका अडॉप्ट होता है उसे समरी प्रोसीजर कहते हैं, जो टाइम अंतराल पे चलता है, कभी अभी चल गया फिर दो दिन बाद चल गया, तो ये समरी प्रोसीजर्स होते हैं। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम इट्स इंस्टीट्यूशन, 30 दिन के अंदर आपका जो है समरी प्रोसीजर इंस्टीट्यूशन के, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर शेल बी अवेलेबल टू द कमिश्नर, ये जो ऑर्डर होगा सब डिविजनल ऑफिसर का
इसको आप जो है कमिश्नर में, आप जो कमिश्नरेट में जाके आप जो है इसको अपील कर सकते हो। हाउ एवर द इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय सब डिविजनल ऑफिसर शिल नॉट बी अपेलेबल। तो जो आपके ये कह रहा है फिर भी जो आपका अग्रिम जो आपका जो ऑर्डर आपने पास कर दिया है सब डिविजनल ऑफिसर ने, वो अपीलेबल नहीं है। आपको मैं दोबारा समझा रहा हूँ ये क्या है। देखो, हाउ आर द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट लीज वी रिजॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ही है। तो सिंपल ये है, तो रेजोल्यूशन आपका 95 क्लॉज 7 में दे रखा है। ठीक है, इसमें ये प्रोवाइड कराया गया है, मान लो कोई भी किसी भी स्थिति में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है लेसर और लेसी के बीच में, तो सभी ये एफर्ट्स बनाए जाएंगे कि भैया वो जो है मित्रतापूर्वक जो है मामले को सुलटा लें। मामले को अगर वो मित्रतापूर्वक नहीं सुलटा पा रहे, ठीक है, तो भैया सेटल कर लें डिस्प्यूट। ठीक है, या तो अमिकेबली भी रिजॉल्व कर लें, अदरवाइज यू कैन सेटल द डिस्प्यूट। दे कैन ऑल्सो टेक असिस्टेंट ऑफ थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर। अगर आपसे खुद में आपस में बात ना बन पा रही हो तो तीसरे बंदे को ले लें भैया, उससे बात कर लें। आर्बिट्रेटर ग्रुप में आप ग्राम पंचायत को ले लें, विलेज रेवेन्यू कमेटी को ले लें, जिसको भी आपको उचित लगे वो ले लो आप। ठीक, इफ़ द डिस्प्यूट इज़ नॉट सेटल थ्रू द अबव मेंशन मैकेनिज्म, अगर जो आपका विवाद है ऊपर जो मैकेनिज्म दे रखा है उससे सॉल्व नहीं होता है, देन ईदर पार्टी में फाइल अ पिटिशन बिफोर द सब डिविजनल ऑफिसर। तो कोई भी पार्टी जो है पिटिशन फाइल कर सकती है सब डिविजनल ऑफिसर के सामने। तो जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो जो है डिस्प्यूट को आपका एजुडिकेट करेगा किस मैनर में, समरी प्रोसीजर के मैनर में, विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। कितने दिन के अंतर्गत, जो 30 दिन के अंतर्गत है फ्रॉम इट्स इंस्टीट्यूशन, जो सूट आपकी इंस्टीट्यूट की गई है उसके 30 दिन के अंदर से। ठीक है, तो जो ऑर्डर होगा सब डिविजनल ऑफिसर का वो अपीलेबल है कमिश्नर के लिए, यानी कि जो आपका एसडीओ का ऑर्डर है दैट शैल बी अपीलेबल टू द कमिश्नरेट। ठीक है, हाउ एवर लेकिन जो आपका अग्रिम ऑर्डर है दैट पास्ड बाय सब डिविजनल ऑफिसर सेल नॉट बी अपेलेबल। ठीक है, इट कैन नॉट बी अपेलेबल। जो आपका इंटरिम ऑर्डर जो एसडीओ ने पास किया है उसको हम अपील नहीं कर सकते। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। धन्यवाद।